विद्यार्थियों, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? लास्ट वीडियो में हमने करंट और करंट डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के पहले आपको पता है, अगर मैं कंडक्टर लूं और उस कंडक्टर को T टेम्परेचर पर रखूं तो आपको पता है उसके अंदर पार्टिकल्स फ्लो होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स फ्लो होते हैं, फिर भी कोई करंट जनरेट नहीं होती। उसका रीजन ये है कि कोई नेट फ्लो नहीं होता चार्ज पार्टिकल्स का। करेक्ट? तो उसको इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, मुझे पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं इसके अंदर, कोई कंडक्टर लूं मैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अभी पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और ये फ्लो हो रहा है ऐसे, तो ये अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, यहां से गया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से गया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से गया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से वापस लौट के आया और फिर इसी पॉइंट पे आ गया dt टाइम में। कोई dt टाइम में ये घूम फिर के वापस अपने ही पॉइंट पे आ गया। दोस्तों, इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हुई? इसकी नेट वेलोसिटी 0 हो गई। राइट? इसका मतलब इसका कोई नेट फ्लो नहीं हुआ है इस पार्टिकल का। अब मैं क्या करता हूं, अब इस सिस्टम को मैं कनेक्ट कर देता हूं एक बैटरी से, एक पॉजिटिव टर्मिनल से लेफ्ट हैंड को कनेक्ट कर देता हूं एक बैटरी से जिसका V वोल्ट है। मैंने बताया दोस्तों, अपन पोटेंशियल को एज इलेक्ट्रिक प्रेशर लेके चलेंगे तो आपको चीजें और आसान होती जाएगी। तो मान लीजिए कि ये अब इस चार्ज पार्टिकल पे इधर प्रेशर लगाएगा। अगर ये प्रेशर लगाएगा तो मान लीजिए ये मोशन जो यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ जाने वाला था, थोड़ा सा आगे गया, ये मोशन लगभग ऐसा हो गया। फिर इसको यहाँ से यहाँ जाना है तो ये थोड़ा सा और आगे चला गया, फिर ये थोड़ा और आगे चला गया ऐसे। अभी मान लीजिए अपनी जब रिटर्न जर्नी कर रहा है तब वापस इनिशियल पॉइंट में ना आता हुआ थोड़ा थोड़ा आगे गिर रहा है और फाइनली यहाँ आ गया। क्या दोस्तों, जो dt टाइम में आपको नेट डिस्प्लेसमेंट दिखा कुछ, इसको बोलता हूं मैं डेल्टा x, इसको बोलता हूं मैं डेल्टा x। आप चाहे तो dx भी लिख सकते हैं, लीजिए dx। कितने टाइम में किया दोस्तों? मान लीजिए ये t था तो ये t प्लस dt, मतलब यहां से यहां तक जो टाइम लगा वो dt टाइम लगा। ठीक है दोस्तों, ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि इसके जैसे ही मैंने एक कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल लगाया, जैसे ही मैंने पोटेंशियल लगाया, मान लीजिए कंडक्टर की लेंथ थी, कुछ लेंथ मान लेते हैं हम, d लेंथ मान लेते हैं इसको। कितनी लेंथ मानी दोस्तों? मैंने d लेंथ मानी। अब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, जैसे ही मैं d लेंथ पे अगर पोटेंशियल लगाता हूं तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। दोस्तों, क्या जनरेट हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुकी है अंदर की तरफ, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल को उधर धक्का दे रही है। करेक्ट? बट ये वापस भी आ रहा है क्योंकि उसके पास बहुत हाई वेलोसिटी है दोस्तों। राइट? लेकिन जो इनिशियल पोजीशन थी वो वहां पर नहीं आ पाया, थोड़ा सा आगे गया। कितना डिस्प्लेस हो गया दोस्तों? डेल्टा x से dx डिस्प्लेस हो गया। dx डिस्प्लेस हो गया dt टाइम में, तो क्या मैं वेलोसिटी लिख सकता हूं? वेलोसिटी डेल्टा x बाय डेल्टा t, या मैं vd dt इक्वल टू डेल्टा x लिख सकता हूं। बेसिकली इस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द वेलोसिटी विथ व्हिच माय चार्ज पार्टिकल्स गॉट ड्रिफ्टेड व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन अ कंडक्टर। अब आपके दिमाग में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये कंडक्टर है, बहुत अच्छी बात है, इसको मैंने V पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, और भी अच्छी बात है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। कैसे? आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। यहां पर एक पॉइंट बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है, हम पढ़ रहे हैं डायनामिक्स, हम पढ़ रहे हैं डायनामिक्स। वहां हम स्टैटिक्स पढ़ते थे। स्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती थी कंडक्टर के अंदर, लेकिन डायनामिक्स में दोस्तों कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। याद रख लीजिए, पॉइंट नोट कर लीजिए, काम आने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के अंदर भी होगी। कब? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ही उसको मूव कराएंगे, या हम डायनामिक्स पढ़ेंगे तब। ठीक है? तो इसके अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी एक्सटर्नली, और उसके कारण जो चार्ज पार्टिकल वो उधर फ्लो हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता, यहां से स्टार्ट करता तो यहां पे आ जाता। लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया एक पॉजिटिव चार्ज का, और जो वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट हुआ है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। मान लीजिए कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कितने हैं दोस्तों? n। टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कितने हैं? n।
नाउ एक क्वांटिटी डिफाइन करता हूं मैं, उसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी या नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी आप ऐसे लिख लीजिए उसको, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी क्या होता है दोस्तों? नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, चलिए अब ये जो मान लीजिए मैंने इतना सा एरिया कंसीडर किया, इतना सा एरिया कंसीडर किया, कितने चार्ज पार्टिकल फ्लो हो गए? क्या चार्ज इज इक्वल्स टू n इंटू ई। चार्ज कितना होता है? n इंटू ई। तो अगर मैं n को लिखूं n इंटू वॉल्यूम, n इंटू वॉल्यूम इंटू ई, स्मॉल n इंटू वॉल्यूम इंटू ई। अब वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं? ये एरिया देखो, यहां से यहां तक देखा मैं, इस यहां से यहां तक, इसका लेंथ कितनी है दोस्तों? dx। और एरिया a मान लो इस कंडक्टर का, एरिया इस कंडक्टर का कितना मान लूं मैं? a। पूरा एरिया लिया मैंने a, तो एक छोटा सिलेंडर बन गया। छोटा सिलेंडर का एरिया है, हाइट h, तो वॉल्यूम कितना हो गया? a इंटू h, पाई आर स्क्वायर h। तो ये हो गया मेरा n इंटू एरिया इंटू dx इंटू t। ठीक है, अब ये मेरा छोटा सा चार्ज है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं dq by dt इक्वल्स टू nae dx by dt, क्योंकि सब कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, नंबर डेंसिटी है, वो सब कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। dx by dt हमने पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, दिस इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मेरा रिलेशन आ गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, I इक्वल्स टू neavd, I is equal to neavd। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड कन्वेंशनल करंट। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, और हम उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलैक्सेशन टाइम। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे यहां पे कोलाइड किया, फिर इधर चला गया, फिर यहां कोलाइड किया, फिर इधर चला गया, फिर इधर कोलिजन किया, फिर इधर आ गया, राइट? ऐसे कोलिजन कर करके मूव कर रहा है। हमें पता है कि इसका एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। अगर ये बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो। जैसे ही मैंने ये बैटरी कनेक्ट कर दी, अब क्या होगा दोस्तों? एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग जाएगी। ठीक है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही फ्लो करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स कितना लगेगा दोस्तों? इसके ऊपर फोर्स लगेगा। कितना होता है दोस्तों फोर्स? वो Q इंटू ई, मतलब माइनस E इंटू ई। क्लियर? चलिए, तो ये फोर्स लग गया इसके ऊपर। अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव फोर्स मतलब इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अब यहां से स्टार्ट होके यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, ऐसे, राइट? मान लीजिए ये ऐसा पहुंचेगा। ठीक है, फाइनल पोजीशन इसकी यहां हो गई। अब ना हमें पता है कि अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो इसका एक्सेलरेशन भी होगा। कितना होगा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होगा फोर्स बाय मास। फोर्स कितना लग रहा है दोस्तों? माइनस ई बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। करेक्ट? चलिए, अब मैं लगाता हूं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि v कांस्टेंट है। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रिलेशन होता है, E डॉट dl इज इक्वल टू dv। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सो आई कैन राइट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो आई कैन राइट E इनटू डिस्टेंस, दैट विल बी v, वेयर v इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स। नाउ अगर ये सब कांस्टेंट है तो क्या मैं मान सकता हूं एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा? और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं दोस्तों? बिल्कुल, आपकी इजाजत के साथ मैं v इक्वल टू u प्लस at लिख रहा हूं। ठीक है, अब मैं क्या लिखता हूं दोस्तों? अब मैं लिख रहा हूं इन सब की बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की मैं किसी इंस्टेंट पे एवरेज वेलोसिटी लिख रहा हूं। दोस्तों मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। मैं एक पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी नहीं लिख रहा हूं जो आप इनिशियल वेलोसिटी u प्लस v बाई 2 कर दोगे, नहीं। मैं बोल रहा हूं सारे पार्टिकल्स की किसी इंस्टेंट पे एवरेज वेलोसिटी लिखूंगा, तब आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स एट एन इंस्टेंट प्लस at। अब देखिए दोस्तों, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी अगर मैं सारे पार्टिकल्स की लूं इनिशियली, जब कोई फोर्स नहीं था, तो वो तो 0 होगा 0।
इस वेलोसिटी को नेट वेलोसिटी बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी एक पार्टिकल में दोस्तों सब पार्टिकल की किसी एक टाइम इंस्टेंट पे, और ये होगा E/E into m into t, where t average t is called as this relaxation time। माइनस साइन आप में से मैग्नीट्यूड लिखा होगा तो माइनस साइन हटा देता हूं, ये हो जाएगा E tau by m, where this tau is called as relaxation time। tau is called as दोस्तों relaxation time। रिलैक्सेशन टाइम, इस रिलैक्सेशन टाइम को कैसे डिफाइन करते हैं? दो कोलिजन्स के बीच में होने वाले लगने वाले टाइम को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, और जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्लियर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमें एक रिलेशन पता है विद करंट, I is equal to NEAVD, right? Where I is current, VD is drift velocity। यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आ रहा है E tau by m। एक काम करता हूं, मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहां से रिप्लेस कर देता हूं, ड्रिफ्ट स्पीड को यहां से रिप्लेस कर देता हूं। कितना हो जाएगा? E tau by m, राइट? ये मेरा करंट हो गया I। क्लियर? अब I को A से अगर मैं डिवाइड करूं, I by A is equals to NE square E tau by m। NE square E tau by m। एक काम करता हूं, ये देखिए इसको मैं टाउ इंटू ई लिख देता हूं, ठीक है? चलिए, अब ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी भी किस पे डिपेंड करती है दोस्तों? एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, या मैं बोलूं मटेरियल पे। ई स्क्वायर टाउ, इस पूरी कांस्टेंट क्वांटिटी को हमने एक नया नाम दिया है, इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिग्मा। और करंट बाय एरिया क्या होता है दोस्तों? करंट डेंसिटी, याद है? बहुत बढ़िया। दिस सिग्मा इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। सिग्मा इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। इसका इन्वर्स करूं मैं, 1 अपॉन सिग्मा एक नई क्वांटिटी होती है, दिस कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। और आपको दिख रहा होगा कि ये कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है दोस्तों? मटेरियल की। सिग्मा और रो हमने दो क्वांटिटी डिफाइन की है जो कि दोनों कांस्टेंट है। सिग्मा को बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, एंड 1 अपॉन सिग्मा दैट इज कॉल्ड एज रो, इस रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है? अब ये एक्सप्रेशन है, ये बड़ा चमत्कारी एक्सप्रेशन है दोस्तों, इसी को बोलते हैं हम ओम्स लॉ। अब आप बोलोगे कि ये तो V इक्वल टू आई आर है ही नहीं दोस्तों, यही V इक्वल टू आई आर है। आप बड़े हो गए हैं तो आपको इसको एज अ ओम्स लॉ भी याद रखना है। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ, राइट? मैं आगे इसी के एक्सप्रेशन से V इक्वल टू आई आर भी प्रूव कर दूंगा, बट अभी के लिए आप तीन चीज समझिए। सिग्मा हमने डिफाइन किया कंडक्टिविटी, 1 अपॉन रो, 1 अपॉन सिग्मा को हमने डिफाइन किया रो, दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, और ये जो फॉर्मूला है दिस रिप्रेजेंट्स ओम्स लॉ। आइए दोस्तों एक देखते हैं एंटीक्यू। अ कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी ऑफ पोटेंशियल V। कंपेयर द फॉलोइंग क्वांटिटीज। हमने क्या किया है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल का एक कंडक्टर गिवन है और उसको एक V पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हमें कंपेयर करना है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटीज। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं शुरू करता हूं। मान लीजिए करंट एट पॉइंट 1 और करंट एट पॉइंट लिख लिया। अब एक बात बताओ, जितना करंट यहां से फ्लो होगा क्या दोस्तों उतना ही करंट वहां से ही फ्लो होगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा? सेम। जितना पानी यहां से एंटर होता है उतना ही पानी वहां से एग्जिट होता है। तो करंट दोनों पॉइंट पे क्या होता है दोस्तों? सेम। अब बात करते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया, जिसका एरिया कम होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब J1 ग्रेटर आ गया J2 के। क्लियर? अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्ट पता नहीं चलेगी, बट हमें क्या स्ट्रेंथ पता करनी है कि किस पॉइंट पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, राइट? तो हम देखते हैं J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। क्या ये रिलेशन याद है दोस्तों आपको? J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, मतलब सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी, वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी कांस्टेंट है। इसका मतलब जैसा वेरी मेरा J करेगा
वैसा की वैसा ही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगी। तो E1 आ गया बड़ा E2 पे। क्लियर? अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे दोस्तों? I इक्वल टू NEAVD। अगर मैं एरिया का डिवाइड कर दूं तो क्या होगा ये NEVD। J इक्वल टू NEVD, मतलब जैसे मेरा J N है नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वाली D भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, मतलब जैसा मेरा J वेरी करेगा वैसे ही मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी वेरी करेगी। तो आपको आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट पॉइंट 1 इज मोर देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट पॉइंट 2। क्या दोस्तों छोटी छोटी चीजें क्लियर है आपको? Now we will introduce a new quantity called mobility. What is this mobility? देखिए दोस्तों, the conductivity arises from mobile charge carrier. जैसे जैसे मोबाइल चार्ज कैरियर मेरे इंक्रीज होंगे वैसे वैसे मेरी कंडक्टिविटी भी क्या होगी दोस्तों? इंक्रीज होगी। देखिए अब ये कंडक्टिविटी में जो मेन फैक्टर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को देखें हम तो मेटल्स में कौन कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रॉन्स। आयनाइज्ड गैस में कौन कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो उसमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों होते हैं। और अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, सेमीकंडक्टर सच एज जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, उसमें पार्शियली होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड पार्शियली ड्यू टू होल्स। ये इलेक्ट्रॉन और होल्स का कॉन्सेप्ट आपको मॉडर्न फिजिक्स में और अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी के लिए आप याद रख लीजिए कि डिफरेंट डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स के कारण मेरी कंडक्टिविटी अराइज होती है और उसके कारण मैंने क्वांटिटी डिफाइन की है, दैट इज कॉल्ड एज मोबिलिटी। दिस मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इसकी ऐसे यूनिट की बात करें तो ये वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ भी बोल सकते हैं आप। ड्रिफ्ट स्पीड कितनी होगी? मीटर पर सेकंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से गिवन है दोस्तों, न्यूटन पर कूलम F इक्वल टू QE से, या फिर E डॉट DL इक्वल टू DV से हम लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, दैट इज आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड। सो न्यूटन पर कूलम और वी कैन राइट वोल्ट पर मीटर। दिस विल बी द SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी। तो आइए दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर की आन बान जान और शान, ओम्स लॉ। क्या बोलता है ओम्स लॉ? The current density is directly proportional to electric field। ठीक है, अभी तक जब हम छोटे बच्चे थे तो हमने क्या पढ़ा था? V इक्वल टू IR, V is directly proportional to I। लेकिन आप थोड़ा सा बड़े हो गए हैं तो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ, J is directly proportional to E। current density in a material is directly proportional to the electric field। हमने रिलेशन पढ़ा है कि J is equals to sigma into E होता है, राइट? अच्छा, नाउ मान लीजिए कि एक कंडक्टर है जिसमें मैंने V पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। V क्या है दोस्तों? पोटेंशियल नहीं है, V पोटेंशियल डिफरेंस है। कहां? इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस या इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। आप याद रखोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा आगे। अच्छा, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रही है। ठीक है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये लेंथ है। वी ऑलवेज टेक द लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है हम वही लेंथ लेते हैं। ठीक, तो हमने ये लेंथ ले ली इधर। अच्छा, अब मैं लगाता हूं J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। अच्छा दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है? E डॉट DL इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। याद है? चलिए अब J क्या है? करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। रो और सिग्मा, ये सिग्मा और रो में क्या रिलेशन है दोस्तों? सिग्मा और रो में रिलेशन है सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो। तो मैं यहां से लिखता हूं 1 अपॉन रो। सिग्मा कंडक्टिविटी है और रो रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं पोटेंशियल के टर्म्स में लिखता हूं V बाय L। V बाय L। ठीक है, मैं इसको ले लेता हूं V इज इक्वल टू रो L बाय A इंटू I। रो L इधर ले गया तो रो L बाय A इंटू I इक्वल टू V। ठीक है, अब ये कांस्टेंट क्वांटिटी को एक नाम देते हैं दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एज R। दिस इज कॉल्ड एज R। और R क्या है? रेजिस्टेंस। R क्या है दोस्तों? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज रो L बाय A, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और V इक्वल टू IR,
ये आपने बचपन में पढ़ा होगा ओम्स लॉ, that the current in any conductor is proportional to potential difference applied across the ends. As we have seen about Ohm's law, that J is directly proportional to E and V is directly proportional to I. When you remove this proportional sign, you have to bring one constant. So here the constant is sigma and here the constant is R. ये R basically resistance है, rho L by A. रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है दोस्तों वो होता है ओम, राइट? एक क्वांटिटी होती है, यू नो दैट 1 अपॉन कंडक्टेंस इज रेजिस्टेंस, और आई कैन से 1 अपॉन रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस. सो इस कंडक्टेंस को हम या तो G से रिप्रेजेंट करते हैं या C से या K से. जनरली इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं. 1 अपॉन R, दिस कॉल्ड एज 1 अपॉन R, 1 अपॉन रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस. ये ओम है, तो इसका उल्टा लिखो दोस्तों, MHO. इसकी जो यूनिट जाएगी वो महो हो जाएगी, राइट? महो. और सीमन, इसको सीमन ये कैपिटल एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ द डिवाइस व्हिच ओबेज ओम्स लॉ आर कॉल्ड एज ओमिक डिवाइस एंड द डिवाइस व्हिच डू नॉट ओबेज ओम्स लॉ इज कॉल्ड एज नॉन ओमिक डिवाइस. दोस्तों हाँ, ऐसे भी डिवाइस होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते. यूजुअली हम उसको पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर्स में. यहां देखते हैं, हमने एक ग्राफ बनाया है V और I के बीच में, यहां हमने ग्राफ बनाया है I और V के बीच में. अब अगर ये ओमिक डिवाइस है तो क्या ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा. इसका मतलब जो लाइन आने वाली है वो स्ट्रेट लाइन आएगी, राइट? नहीं. अगर वो हमसे पूछते कि बताओ यहां पर रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों हमेशा याद रखना, यहां पे y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट का बहुत बेहतरीन चक्कर है. क्या? यहां पर V by I, y coordinate by x coordinate will always give me slope. Y coordinate by x coordinate will give me slope of the curve. तो V by R, V by I क्या R होता है? V by I क्या होता है दोस्तों? R. V equal to IR से. इसका मतलब ये जो स्लोप है इस लाइन का, ये tan थीटा, ये हमें देगा स्लोप, या मैं बोलूं ये देगा मुझे रेजिस्टेंस. किस ग्राफ में? जब V वर्सेस I हो. V y एक्सिस पे हो और I x एक्सिस पे हो. लेकिन अगर मुझे उन्होंने I y एक्सिस पे दे दिया और V x एक्सिस पे दे दिया, तो यहाँ पे स्लोप कैसे निकालेंगे? I by V, इसको बोलेंगे 1 upon R. तो यहाँ पे स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ जाएगा दोस्तों. ठीक है? इसका मतलब जिसका जितना ज्यादा स्लोप उसका उतना कम रेजिस्टेंस. ठीक है? मान लीजिए मैंने 2 कर दिया आपको ऐसे, एंगल कुछ भी रैंडम दिया, ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है. सिमिलरली ये R1 है, ये R2 है. दोस्तों बताओ यहाँ पर किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? R1 ज्यादा है या R2 ज्यादा? तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, ये Y, ये X, इसका मतलब स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. सो आई कैन डायरेक्टली राइट R1 इज ग्रेटर देन R2. जिसका ज्यादा स्लोप उसका ज्यादा रेजिस्टेंस. यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा. जब IV कर्व गिवन है तब ये हो जाएगा R2 इज ग्रेटर देन R1. जिसका जितना कम स्लोप उसका उतना ज्यादा रेजिस्टेंस. अगर मैं नॉन ओमिक डिवाइस की बात करूं तो यूजुअली नॉन ओमिक डिवाइस में स्ट्रेट लाइन ना होते हुए कुछ भी रैंडम कर्व आ सकता है दोस्तों. ठीक है? ऐसा ऐसा कैसे भी आ सकता है. सो सच ग्राफ represents non-ohmic devices. Now we will talk something more about resistance and we will see the factors affecting it. हमें पता है जो रेजिस्टेंस होता है वो रो L by A होता है. यहां पर आपको कुछ पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपने वो समझ लिए तो आप रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं फाइंड करना सीख जाएंगे. सबसे पहली बात, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रो पे. रो क्या होता है? रो डिपेंड करता है दोस्तों मटेरियल पे. इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी. तो मटेरियल पे डिपेंड करता है. सेकंड चीज, वो लेंथ पे डिपेंड करता है. कौन सी लेंथ? which is along the direction of flow of current. Please note, which is along the direction of flow of current. The direction in which current is flowing, हमें वो वाली लेंथ लेनी होती है. ठीक है? थर्ड थिंग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए कि करंट ऐसे फ्लो हो रही है. ठीक है? अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो आप यहाँ पर कट करके देखोगे और फिर देखोगे कि एरिया कैसा बन रहा है, तो आपको सर्कल दिखेगा. दिस इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. या मैं ऐसे बोलूं कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो मुझे एरिया मिलता है, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है? चलिए, फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टेम्परेचर है. रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. ठीक है? चलिए,
अब इसको समझते हैं इलस्ट्रेशन से, एलटीक्यू से। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, मान लीजिए करंट फर्स्ट केस में यहां से फ्लो हो रही है, सेकंड केस में करंट यहां से फ्लो हो रही है। ठीक है, समझ रहे दोस्तों? एक बार रखा है मैंने, करंट मैंने यहां से फ्लो हो रही है, करंट इसकी रेजिस्टिविटी मान लेता हूं रो। ठीक, चलिए तो R1 निकालेंगे फर्स्ट केस में, ये केस 1, ये केस 2। फर्स्ट केस में R1 क्या होगा, रो इनटू लेंथ। किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है दोस्तों, इस डायरेक्शन में, तो ये है लेंथ लेंगे A। समझ में आया? अब मैं यहां से कट करके देखो इसको, तो हमें कैसा दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा, एक रेक्टेंगल दिखेगा जिसकी डायमेंशन क्या होगी, B इंटू सी। रेक्टेंगल दिखेगा B इंटू सी, तो मेरा एरिया हो जाएगा B इंटू सी। इसी के लिए अगर मैं उस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराता, समझना ध्यान ध्यान दोस्तों। अब बताओ किस डायरेक्शन करंट फ्लो हो रही है, क्या इस डायरेक्शन क्या है? तो जो मेरा रेजिस्टेंस होगा वो वाले केस में, सेकंड केस में रेजिस्टेंस इन केस 2 रो इनटू B, करंट ऐसे फ्लो हो रही बाय AC, परपेंडिकुलर एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया लेंगे दोस्तों, तो ये इनटू ये A इनटू C, जो मेरी वेट की वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली आप चाहें तो R3 भी निकाल सकते हैं। R3 क्या होगा दोस्तों, अगर मेरी करंट परपेंडिकुलर अंदर से निकले ऐसे, ठीक है, x y और z डायरेक्शन मान लीजिए, ये z डायरेक्शन में करंट चलेगी, तो z डायरेक्शन मतलब अलोंग C जाएगी, तो उस केस में जाएगा रो C अपॉन AB। क्या ये चीज आपको क्लियर? आपकी रेजिस्टेंस की अंडरस्टैंडिंग को एक लेवल और ऊपर लेके चलते हैं, या देखते हैं नया एलटीक्यू। हमें क्या गिवन है, एक सिलेंडर है जिसका मटेरियल मान लीजिए, मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो है, राइट, इनर रेडियस A है, आउटर रेडियस B। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या पूछ रहे हैं, वो हमें इस मटेरियल का रेजिस्टेंस निकालना है, हमें इस मटेरियल का रेजिस्टेंस निकालना है। क्या क्या चीज गिवन है, एक मटेरियल लगा रखी, मतलब करंट कैसी फ्लो हो रही होगी इधर, लेंथ गिवन है L, मुझे पता है R इक्वल्स टू रो इनटू L बाय L। कौन सी दोस्तों, जिस डायरेक्शन के अलोंग करंट फ्लो हो रही, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो लेंथ L लेंगे डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये हॉलो सिलेंडर है जिसका इनर रेडियस A है और आउटर रेडियस B, मतलब क्या करंट सिर्फ बाहर से पास होगी। ठीक है, तो जो एरिया लेंगे वो सिर्फ आउटर लेंगे, तो आउटर एरिया कैसे निकालेंगे, एक्सट्रीम एरिया बाहर का एरिया और माइनस अंदर का एरिया, तो ये एरिया मिल जाएगा शेडेड एरिया। क्लियर? तो मैं लिख सकता हूं पाई ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इतना ओम। क्लियर? अब थोड़ा सा अपने आप को पुश करते लिमिट लेवल को। चलिए, अब हमने क्या किया, इसके इनर सरफेस और आउटर सरफेस के बीच में बैटरी लगा दी, मतलब हमने बैटरी ऐसे कनेक्ट कर दी। अब जो दोस्तों करंट जाएगी वो ऐसे जाने वाली है, ना कि अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। अब जाएगी कर्व सरफेस के अलोंग, ये समझ आ रहा है, ऐसे जाएगी करंट, इस तरफ से करंट जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा कि हर पॉइंट पे अब एरिया सेम नहीं रहा दोस्तों। एरिया क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे एरिया चेंज हो रहा है। देखो मैं बताता हूं, इधर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊंगा, तो इधर से इस पॉइंट से करंट इस पॉइंट पे फ्लो होगी ऐसे। मैं क्या करता हूं, एक R डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं दोस्तों, dr लेंथ का। R डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया मैंने दोस्तों, कितना, dr लेंथ का। करेक्ट? अब हम पूरी स्टोरी इसको देखेंगे, dr लेंथ का कंसीडर कर लिया हमने। कैसा एलिमेंट लिया, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये भी एक पतला सा सिलेंडर ही कंसीडर किया हमने। ठीक है, इसको पूरा एक्सटेंड करूंगा मैं बाहर तक, तो ये पतला सिलेंडर दिखेगा। अच्छा, अब करंट कैसे फ्लो होगी, करंट इसकी कर्व सरफेस के अलोंग फ्लो होगी। दोस्तों कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई r h, कर्व सरफेस एरिया आया था ना, 2 पाई r इनटू हाइट, 2 पाई r h। मैं हाइट मान लेता हूं इसकी L। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया हो गया वो कितना हो गया, एरिया 2 पाई r इनटू हाइट L। ठीक है, अच्छा लेंथ कितनी है दोस्तों, लेंथ किस लेंथ, लेंथ मतलब कहां से कहां तक करंट फ्लो होगी, करंट क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फ्लो होगी ऐसे, तो जो मैंने कंसीडर की है लेंथ वही तो dr है। समझ आ रहा है? एरिया जब लेंगे तो परपेंडिकुलर एरिया लेंगे, करंट ऐसे फ्लो हो रही तो परपेंडिकुलर एरिया होगा हमारा कर्व्ड एरिया, और लेंथ किसके डायरेक्शन के अलोंग लेते हैं, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। तो करंट मेरी ऐसी फ्लो हो रही है तो लेंथ की वैल्यू लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ ये ब्लैक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो छोटा सा रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा dr इक्वल्स टू रो इनटू dr, रो इनटू L बाय A, 2 पाई r इनटू L।
करेक्ट। अगर मुझे इस सिस्टम का पूरा रेजिस्टेंस चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इंटीग्रेशन। आओ आओ इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन कर देते इधर से इधर। लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, करंट कहां से कहां तक चल रही है, इनर रेडियस से आउटर रेडियस तक, मतलब A to B। देखो क्या कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, सिर्फ R और dr वेरिएबल है, उसको अंदर रहने दो, बाकी सबको बाहर ले आओ। तो ये जाएगा रो बाय 2 बाय L इंटीग्रेशन ऑफ dr बाय r फ्रॉम A to B। dr बाय r कितना होगा दोस्तों, dr बाय 1 अपॉन x dx, याद है log x। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लो। रो बाय 2 बाय L ln ऑफ r। अब लिमिट पुट करो, कहां से कहां तक, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। अब मैं क्या करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब log b माइनस log a। डायरेक्ट लिख दो दोस्तों, log b माइनस log a, log b बाय, तो मेरा आंसर आ गया रो बाय 2 पाई L ln ऑफ b बाय log m माइनस log m का फॉर्मूला यूज किया मैंने, मेरा आंसर आ गया। क्या आपको समझ में आया? राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।